एक लेखक के लिए उसकी रचनाएं, उसकी पुस्तक, उसका प्रकाशन अपनी संतानों की तरह होता है। और हर एक लेखक की इच्छा होती है कि जो कुछ उसने कहा है वो दुनिया में जाना जाए, पढ़ा जाए। क्योंकि कोई भी लेखक जब लिखता है तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं लिखता, वो लिखता है उन लोगों की बातें जो बहुत सारे सोच तो होते हैं लेकिन दुनिया के सामने अपनी बात रख नहीं पाते। अगर मैं अपने लेखन की यात्रा की बात करूं तो यूं तो थोड़ा बहुत संवेदनशील होने के कारण बचपन से लिखती आई, लेकिन जहां तक एक बंदिशों के रूप में मेरी पुस्तकों के प्रकाशन का क्रम शुरू हुआ, तो सबसे पहले मेरी ये पुस्तक कविताओं की अंजुरी भरोस जो पाठकों के हाथ में आई। बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला इस पुस्तक पर और इस पुस्तक ने मुझे एक विशेष पहचान दी, खासकर कविता जगत में। इसके बाद जो एक लेखन की प्रक्रिया शुरू हुई, चूंकि कविताएं हमारी संपूर्ण सोच को अपने आप में नहीं समेट सकती, इसलिए उन्हें जरूरत पड़ती है एक विस्तृत विधा की। तब मैंने कुछ कहानियां लिखी और मेरी कहानियां एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। वत्सला, इस पुस्तक का राष्ट्रवाणी प्रकाशन दिल्ली ने इसको प्रकाशित किया। बहुत पढ़ी गई, बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली, जिससे मेरा उत्साह बढ़ा और मुझे लगा कि मुझे लेखन निरंतर करते रहना चाहिए। लेकिन मन की संवेदनशीलता, बहुत कुछ ऐसा होता था कि जैसे कोई बात एक वॉमिट की तरह होती है, उसे निकलना ही है तुरंत। जैसे क्रिकेट में एकदम इमीडिएट प्रतिक्रिया होती है, कविता हमें वो रिस्पॉन्स देती है। पुनः मेरी कलम कविता की ओर चल पड़ी और उसके बाद दिल्ली के ही एक प्रकाशक ने मेरी ये पुस्तक छापी, कटे हाथों के हस्ताक्षर। इस पुस्तक की भूमिका इस देश के जाने माने, इस सदी के जाने माने गीतकार आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने लिखी, आदरणीय सोम ठाकुर जी ने लिखी। मैं कृतकृत हुई, उपकृत हुई और उन्होंने मुझे एक अच्छा आत्मविश्वास दिया कि मैं कुछ कह सकती हूँ, कुछ लिख सकती हूँ। और मुझे पाठकों से भी बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला, प्रतिक्रिया मिली। यात्रा क्रम यही नहीं रुका, इस बीच मैंने कई धारावाहिक लिखे जो मेरे प्रसारित हुए DD1, DD2 चैनल पर, जिनमें मैंने पटकथा लिखी, शॉर्ट फिल्म्स लिखी, डॉक्यूमेंट्रीज लिखी, टाइटल सॉन्ग्स लिखे और साहित्य जगत में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों से मुझे प्यार मिलने लगा, सिर्फ अपने ही शहर से नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी। इसके बाद फिर सोच का एक अंबार सा मन में लग गया और एक पुस्तक उभर के आई, संवेदना पर सलबटें। हमारे मन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी संवेदनाओं को कहीं आहत करता है। दूसरों को देख करके मन होता है कि दुनिया से कहें कि तुम्हारे इस व्यवहार की प्रतिक्रिया दूसरे पर ये हो रही है। तब ये अव्यक्त की भाषा बनी। मेरी उस पुस्तक का प्रकाशन किया अमन प्रकाशन कानपुर ने और इसका लोकार्पण गोवा की राज्यपाल, एक जानी मानी लेखिका आदरणीय मृदुला सिन्हा जी ने किया था। बहुत उत्साह मेरा बढ़ाया था और एक बार जो मुझे उनकी याद है, जो उन्होंने कही थी कि जब मैं इस किताब को पढ़ने बैठी तो मुझे हर कविता एक नकारात्मकता से शुरू होती लगी, लेकिन अंत तक आते आते उसने एक सकारात्मक सोच दिया जो समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मेरे लिए उनका ये वाक्य एक अमर वाक्य और एक आशीर्वाद हो गया। इसके बाद फिर जब कलम चली तो फिर एक कथा संग्रह तैयार हुआ और ये कथा संग्रह था शेष पृष्ठों पर। इस शेष पृष्ठों पे 16 कहानियां हैं। ये सब कहानियां
नारी संवेदनाओं की है। स्त्री के पास बहुत वर्षों तक आदिकाल से कुछ ऐसा चलता चला आया है कि वो अपनी संवेदनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकती, और तब कोई लेखक कलम उठा करके उसकी उस अनकही बात को कहता है कि इसकी सोच ये है और समाज को उसकी सोच के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यद्यपि मेरी सोच बहुत सकारात्मक है, लेकिन जब हम नकारात्मकता से जूझते हैं तब हम सकारात्मक की ओर चलते हैं। मेरी ये पुस्तक, इसका लोकार्पण किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने, और इस पुस्तक को भी लेखकों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। इसके बाद चूंकि मैं एक शिक्षिका रही, मैंने एक शिक्षिका सिर्फ एक व्यवसाय के रूप में शिक्षण को नहीं अपनाया था, बल्कि मैं चाहती थी कि मैं बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से एक रिश्ता कायम करूं, क्योंकि जब तक हमारा अपने बच्चों के साथ रिश्ता नहीं कायम होता, हम उनसे वो बात नहीं कर पाते जो हम कहना चाहते हैं। बच्चे बहुत सारी घुटन अपने मन में लिए रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में बड़े छोटों की जो एक मर्यादा है, उसमें बच्चे बहुत सी बातें अपने बड़ों से नहीं कह पाते, और अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो नष्ट होते रहते हैं, क्षमताएं नष्ट होती रहती हैं। मैंने एक वातावरण बनाया कि बच्चे खुल के मुझसे अपनी बात कह सकें, और उस वातावरण में मुझे बहुत सारे ऐसे चरित्र मिले जहां कभी मेरे आंसू निकलने लगते थे, कभी मेरा मन चुनौतियों से भर जाता था, कभी मेरा मन करता था मैं इसे समेट लूं। ऐसे कुछ विद्यार्थी जो मेरे रोम रोम में समाये थे, बहुत बार मन करता था कि मैं उन्हें काट के अपनी जिंदगी से अलग कर दूं, लेकिन मैं जितना उनसे अलग होती, वो कटे हुए रोए की तरह फिर उगाते थे और मुझे मजबूर करते थे कि मैं उनकी बात कहूं। तब मैंने अपने जीवन के उन अनुभवों को, विद्यार्थियों के, अभिभावकों के, प्रबंध तंत्र की और शिक्षा जगत की तमाम विसंगतियों की जो मेरे अनुभव थे, उनको मैंने इसमें लिखा। इसमें 30 एपिसोड्स हैं, और शहर के जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एन.के. सक्सेना जी ने इसकी भूमिका लिखी, और भूमिका ही नहीं लिखी बल्कि अपने आप में उन्होंने इसे विलक्षण प्रयोग बताया, क्योंकि उनका भी कहना ये था कि अगर संवेदना के इस स्तर पर शिक्षक बच्चों को समझ जाए तो विद्यालयों से बहुत सारी समस्याओं का हम समापन कर सकते हैं। और इसके बाद फिर मन में आया, कहानियां भी कहीं, कविताएं भी कहीं, लेकिन उपन्यास की ओर नहीं गए। हमारी मस्तिष्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत कुछ इकट्ठा करता रहता है। जीवन की आपाधापी में उसके ऊपर तमाम परतें चढ़ती रहती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्मृतियां, बहुत सारी चीजें, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो एकत्रित होती रहती हैं। समय बदला, वातावरण बदला, और ये एक उपन्यास तैयार हुआ, थप्पड़ और थपकी। थप्पड़ और थपकी। कोई बच्चा ऐसा नहीं है, मैंने इसकी भूमिका में लिखा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा कैरेक्टर, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोहन हो, चाहे वो दुनिया का अब्दुल कलाम हो, इन सब के जीवन में माँ की अहम भूमिका रही होगी, क्योंकि जीवन में कोई भी बच्चा ना ही माँ की थपकी के बिना बड़ा हो सकता है और ना ही माँ के थप्पड़ के बिना। बच्चे और माँ के इस रिश्ते को व्यक्त करता ये एक उपन्यास है, चंचल बच्ची का, जो माँ से मार तो खाती है, लेकिन माँ का उद्देश्य ये होता है कि इसे इतना संभाल दो कि ये दुनिया की मार ना खाए। और इसके बाद हम आए एक ऐसे दौर में जहां कभी सोचा नहीं था, महामारी का एक दौर। महामारी के इस दौर में हम सब कैद हो गए घरों में। हर दिन एक भय, एक चिंता, एक बेचैनी, उसके बीच में स्वयं को सकारात्मक कैसे रखा जाए। बहुत सारी जिंदगी की सच्चाइयां हर किसी के आगे खुली। धन दौलत सब बेकार लगने लगा, सांसों के लिए लोग तरसने लगे, ऑक्सीजन बिकने लगी, दवाइयों की ओर लोग भागने लगे,
भगवान और डॉक्टर, यही दो लोग बस नजर आते थे। ऐसे दौर में अपने अपने मन की उस अनुभूतियों को कलमबद्ध करके, और ये सिर्फ मेरी ही नहीं, उस दौर के हर बंदे की, हर व्यक्ति की मानसिकता की कुछ कविताएं जो मेरी कलम से निकलती रहीं, ताकि मैं उस दस्तावेज को तैयार कर सकूं जो उस महामारी के दौर में हम सब ने जिया है। और इस पूरी पुस्तक में सहमी सहमी सदी, इस पुस्तक की रूपरेखा लिखी है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी ने, और इस पुस्तक को मैंने समर्पित किया है कोरोना योद्धा वॉरियर्स पर। योद्धा वॉरियर्स जिन्होंने ना अपनी परवाह की, ना अपनों की, लेकिन अहरनिश उन्होंने मानवता की सेवा की। आज जो लोग जितने बचे हैं उन्हीं के प्रयासों से। तो मेरी पुस्तकें सिर्फ कथा, कहानी, उपन्यास नहीं है, बल्कि उनमें जीवन का सार है, जीवन का उद्देश्य है, एक संदेश है समाज के लिए। और मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इनको पढ़ें, ताकि संवेदनाओं के स्तर पर हम पुष्ट हो सकें। हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन जब संवेदनाओं से हम गरीब होते हैं तो सच मानिए ना हम दूसरों को कुछ दे पाते हैं और ना स्वयं कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए मुझसे जुड़िए, मेरी पुस्तकें पढ़िए। मैं विश्वास दिलाती हूँ इन पुस्तकों में आपको कहीं ना कहीं आप स्वयं नजर आएंगे, आपके आसपास का वातावरण नजर आएगा। धन्यवाद।